जय संविधान। जय संविधान। अच्छा अमिताभ जी, एक बड़ी विचित्र चीज मेरे को देखने को मिल रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको भी देखने को मिल रही है क्या? मैं ये देख रहा हूं कि 20 तारीख की घटना के बाद मोदी जी और अमित शाह साहब बिल्कुल पिक्चर से नदारद हैं। माने संसद के अंदर तो गए नहीं वो, लेकिन बाकी भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं दिल्ली में, और प्रकट भी नहीं हो रहे हैं। वरना तो आप देखते थे वो साफा वाफा लगा के और रोड शो होते थे और पूरी दुनिया को दिखाया जाता था अपना जलवा। और अब खबर मिली है कि अमित शाह साहब अभी तो चेन्नई गए हैं और चेन्नई से दार्जिलिंग चले जाएंगे। जबकि वास्तविकता यह है कि इस समय जो देश की स्थिति है, उस स्थिति में अमित शाह साहब को और मोदी जी को दिल्ली के अंदर रहना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि केंद्र बिंदु तो दिल्ली है, और जिस प्रकार से देश के अंदर जेन जी और जेन अल्फा ने विजय पे विजय प्राप्त करनी शुरू कर दी है, इसका मतलब यह है कि बच्चों ने अब विजय का स्वाद चख लिया है। आपने देखा उज्जैन के अंदर स्कूल मर्जर की बात हुई, 4 स्कूल को बना के 1 बना दिया जाएगा। उसके पीछे का जो रहस्य था वो बाद में पता चला कि महाकाल का जो जगह है, जो महाकाल मंदिर की जगह है, वहां पे एक स्कूल था। और आप जानते हैं महाकाल के आसपास की जगह कितनी महंगी हो गई है। तो आप जानते हैं वहां के मुख्यमंत्री को जमीन का बड़ा शौक है, पहले रियल एस्टेट में वो काम करते थे। तो उन्होंने उस स्कूल पे सोचा कि इसे ट्रांसफर कर देते हैं और इसमें अपना कब्जा हो जाएगा। लेकिन बच्चियों ने वहां हंगामा कर दिया कि हम 7-8 किलोमीटर दूर नहीं जाएंगे, हमें तो स्कूल यहीं चाहिए, और उनकी विजय भी हो गई। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और वो महाकाल का स्कूल जो शिफ्ट करने की बात हो रही थी वो नहीं हो पाया। अच्छा, इसके बाद अब ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये अब जैन अल्फा और जैन जी, अब इस समय हम सोच रहे थे कि मोदी जी और शाह साहब जो 56 इंच के सीने वाले हैं और चाणक्य हैं, वो सीना तान के समस्या का मुकाबला करेंगे। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि ना तो मोदी जी दिखाई पड़ रहे हैं, अमित शाह साहब दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, कल मेरी एक बहुत सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी से बात हुई। उन्होंने ये बताया कि आज की तारीख में ये समस्या हो गई है दिल्ली सरकार के साथ कि आपस की समन्वय की खत्म हो गया है, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन तभी होता है ऐसे जहां ऑटोक्रेटिक शासन हो और एक आदमी आदेश दे और सब नीचे तक उसका पालन करें। अब नीचे के अधिकारी ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 तारीख को पैलेट गन चली या वहां पे सिवान के अंदर AK-47 चली, तो नीचे के अधिकारी ये कह रहे हैं सर हमने तो आपके कहने पे ये आदेश दे दिया था, लेकिन आप तो निकल जाएंगे, आपने तो मौखिक आदेश दिया था, दस्तखत हमने किए हैं फाइल पे, और पुलिस थाने के अंदर जो सारा रिकॉर्ड है उसमें हम फंस रहे हैं। और उधर राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद हम जिन्होंने भी संविधान के विरुद्ध काम किया उनको दंड देंगे, तो हम तो फंस जाएंगे, आप निकल जाएंगे। तो लोगों ने आदेशों का अनुपालन, मौखिक आदेशों का अनुपालन करना बंद कर दिया, अब कोऑर्डिनेशन टूट गया है। वरना इतनी बड़ी समस्या के बाद ये होता कि कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज की एक मीटिंग बुलाते, उनसे बात करते, होम सेक्रेटरीज को बुलाते, सारे डीजी पुलिस को बुलाते और इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते। अच्छा, बच्चे भी बिल्कुल अड़े हुए हैं और हम भी बच्चों के साथ हैं। भाई हमारा कहना यह है कि बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, अमिताभ जी आप भी मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल ही में पढ़े होंगे, और मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं तो जानता हूं, मैं तो बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल इलाहाबाद में पढ़ा हूं, GIC में पढ़ा हूं, और हम भी वही चटाई में और अपना स्लेट बत्ती में पढ़ने वाले लोग हैं। क्योंकि भाई इतनी कम फीस हुआ करती थी कि हमारे पिताजी बहुत महंगे प्राइवेट स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पढ़े, मेहनत की। लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारे जो स्कूल हों वो कम से कम उसके हमारे जमाने में सफाई होती थी, टीचर्स क्लास में आते थे। आज तक मुझे याद नहीं है कि कोई टीचर क्लास में ना आया। अच्छा, टीचर अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, प्यार भी करते थे और मारते भी थे रास्ता दिखाने के लिए। टॉयलेट्स भी साफ हुआ करते थे, प्लेग्राउंड्स बड़े बड़े हुआ करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन अब जिस प्रकार से फोटोग्राफ दिख रही हैं और वीडियोग्राफी दिख रही है, बिल्कुल गंदे टॉयलेट, स्कूल आ नहीं रहे, छतें टूटी हुई, दीवारें टूटी हुई, बच्चों को खाना कीड़ा लगा हुआ। बल्कि कल एक घटना घटी, बच्चों ने नमक मांगा तो उनको डिटर्जेंट दे दिया गया और उसमें बच्चों की तबीयत खराब हो गई। अब सवाल ये, तो भाई देखिए, मैं तो जानता हूं जिस देश का प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में
घूमे, मतलब विश्व का मेरे ख्याल से सबसे महंगे हवाई जहाज में घूमने वाला राष्ट्राध्यक्ष जहां हो, 14 करोड़ की गाड़ी में घूमे, 5 ड्रेस बदले, साफे बदले, उस देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को इतना बर्बाद कर दिया जाए। और बच्चों की डिमांड देखिए आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। और आज के तारीख में मुद्दा जो है पूरा केवल शिक्षा व्यवस्था पे हो गया है और रोजगार पे हो गया है, जो माँ बाप भी उससे सहमत है। लेकिन ऐसे समय में अमित शाह साहब और मोदी जी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे और कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से टूट गया है। तो अमिताभ जी, आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और आगे आप क्या देख रहे हैं क्या होने वाला है आपके हिसाब से? नहीं, सही कहा आपने। जैसे मैंने पहले भी यही आपके कार्यक्रमों में कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों अपनी जिंदगियों के सबसे आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं, सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। और हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे कि मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलोन। तो जो दुर्भाग्य होता है वो कभी अकेले नहीं आता, वो आता है तो झुंड में आता है। आपको एक साथ बहुत सारी चीजें आप पर टूट पड़ेंगी और उसके सामने जो बड़े बड़े लोग अपने को एकदम तुर्रम खान, फन्ने खान, तीसमार खान, कितने खान समझते हैं, वो बौने हो जाते हैं परिस्थितियों के सामने। आपको याद होगा पहले एक दो कार्यक्रम के पहले ही मैंने आपको कहा था, 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ था, मैंने कहा था कि मेरे कुछ डॉक्टर मित्र बता रहे हैं कि मोदी जी में अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण आने लगे। अब ये बात कुछ और चैनलों से भी आ रही है कि मोदी जी में ये अल्जाइमर की बीमारी हो रही है, जो मैंने बताया था कि याददाश्त गुम होने की बीमारी होती है। और उनके सलाहकारों में ये बहुत चिंता है कि भाई इस तरह मोदी जी 2029 तक कैसे काम करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पब्लिक फिगर हैं। आप उनकी बीमारी को कोई छिपा के नहीं रख सकते, उनको इतने जगह संबोधन करने पड़ते हैं, विदेश के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों से मिलना होता है। आप उनको ऐसे छिपा के नहीं रख सकते कि, और वो हमेशा कैमरे और माइक के सामने रहते हैं। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है कि भाई ये कहाँ क्या कब बोल रहे हैं। अभी तो इन्होंने तिरंगा ही उल्टा लटकाया है। अभी इस बार के संबोधन में बिना जय हिंद बोले वो उतर गए, बिना जय हिंद बोले उतर गए, जो कि एक मतलब माना जाता है कि संबोधन के अंत में कम से कम लाल किले से आप उसको जय हिंद कह के समाप्त करते हैं। तो ये सब अभी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी प्रोग्रेस करेगी तो बहुत उनका मुश्किल हो जाएगा इसमें बना सत्ता में बने रहना। तो ये तो एक मतलब जो चीज है, जो आप नेचर की बात कहिए, लेकिन संयोग से अब नेचर भी इसी समय नेचर ने उनको पकड़ लिया है। दूसरी बात है ये है कि देखिए ये लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जेन जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना जेन अल्फा से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे काम ये लोग कर रहे हैं कि आप जेन जी को और आप भड़का रहे हैं। एक मैं स्पेसिफिक उदाहरण देता हूं। अभी 2-3 दिन पहले श्रीमती स्मृति ईरानी को भाजपा का महासचिव बनाया गया है। पिछले 2-3 सालों से स्मृति ईरानी एकदम आप कहिए कि राजनीतिक गुमनामी में थी, बियाबान में थी। अमेठी में हार गई थी एक कांग्रेस के मामूली कार्यकर्ता से, किशोरी लाल शर्मा से, जिनका कोई नाम नहीं जानता था। और उसके बाद स्मृति ईरानी को लगता रहा कि मुझे मोदी जी राज्यसभा भेज देंगे और मिनिस्टर बना देंगे, ये कर देंगे, मतलब मेरा पुनर्वास हो जाएगा। अरे मोदी जी जसोदा बेन के नहीं हुए तो स्मृति ईरानी के क्या होंगे। तो ये सब उनको कुछ नहीं मिला। अब स्मृति ईरानी महासचिव बनी है, फिर मुख्य धारा में लौटी हैं, उनके समर्थकों में कुछ खुशी मिली है। लेकिन जेन जी को क्या संदेश गया है? जेन जी को यह संदेश गया है कि जिस स्मृति ईरानी की वजह से रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी, उस स्मृति ईरानी को अब फिर से मुख्य धारा में लाया गया है। अब रोहित वेमुला के बारे में दर्शकों को मैं संक्षेप में बता दूं, ये हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शोधार्थी थे, रिसर्च स्कॉलर थे, एक बहुत गरीब दलित परिवार। इनका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भाजपा की छात्र इकाई है उससे कुछ इनकी झड़प हो गई और इनके खिलाफ शिकायत भेज दी गई। तो जो उसमें स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर थी, मानव संसाधन विकास की मंत्री थी, तो उन्होंने इनका फेलोशिप बंद कर दिया, रोहित वेमुला की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। और एक गरीब घर का लड़का बिना छात्रवृत्ति के कैसे पढ़ेगा, क्या करेगा। तो काफी लंबा चौड़ा सुसाइड नोट लिख के रोहित वेमुला ने आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही ट्रेजिक बात है। आत्महत्या किसी की भी हो बहुत ट्रेजिक है, और एक शोधार्थी, एक होनहार छात्र की तो बहुत है ट्रेजिक।
उसके बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, कहा गया कि आत्महत्या नहीं, ये संस्थागत हत्या है, संस्थागत हत्या कराई गई है, संस्थानों ने हत्या करा दी है। और ऐसी बदनामी हुई कि स्मृति ईरानी का आपको विभाग बदला गया, उनको टेक्सटाइल्स मिनिस्टर बना दिया गया, उनको ये वस्त्र यदि स्मृति ईरानी को आपने फिर से महासचिव बनाया है, तो सबसे पहले तो जेनजी के दिमाग में रोहित वेमुला का ख्याल आ रहा है कि आपने किसको पुरस्कृत किया है। तो सिर्फ आप ये जेनजी को फ्रेंड्स फ्रेंड्स कह रहे हैं और इंस्टाग्राम पर 12 बजे रील बना रहे हैं, और फिर उसी जेनजी को आप दिमागी नक्सल कह के मतलब अपमानित करते हैं, दिखाते हैं कि ये एक अराजक तत्व है, दिमागी नक्सल हैं, और फिर रोहित वेमुला की हत्या की जो जिम्मेदार थी स्मृति ईरानी, उनको भाजपा का महासचिव बनाते हैं। तो क्या मैसेज जाएगा, मैसेज क्या जाएगा? अभी देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, कल रात की बात है, एकदम गर्मा गर्म खबर है। कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, बहुत पुरानी और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। वहां आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने जाके मारपीट की है, तोड़फोड़ की है, आगजनी की है। तो क्या आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में आगजनी करके आप जेनजी का दिल जीत सकते हैं? आप क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मारपीट करके आप जेनजी का दिल जीत सकते हैं क्या? तो ये नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आप उसको गाली भी देते रहें, दिमागी नक्सल भी बोले और उनसे सपोर्ट भी ले, ये नहीं हो। नहीं, एक और अमिताभ और जी, जो बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ है कलकत्ता में, जी जी इसका जी जी मतलब यह है कि 3 महीने के अंदर बीजेपी इतनी बदनाम हो गई, 25 में से 15 सीट टीएमसी जीत गई, बीजेपी को केवल क्योंकि 5 सीटें मिली। इसका माने क्योंकि बार रिपोर्टेशन का जनता ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, बार काउंसिल का इलेक्शन रहा है। अगर अगर मान लीजिए विधानसभा के चुनाव भी ज्ञानेश कुमार नहीं कराते, ईमानदारी से होता, तो हो सकता है नतीजे कुछ अलग रहते। आप आपने तो वहां एसआईआर किया, स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन किया, और 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर्स लिस्ट से काट दिए। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में तो कई बीएलओ लोगों ने आत्महत्या कर ली, उन पर इतना दबाव था। 90 लाख लोगों के नाम आपने काट दिए। बंगाल में तो इन लोगों ने सब कुछ किया, चुनाव आयोग में कोई मतलब गुंडागर्दी छोड़ी नहीं। मतगणना के रोज तक, वोटों की गिनती तक आपने ये किया है, सीसीटीवी कैमरे खराब किए हैं, ममता बनर्जी के साथ धक्का मुक्की की है। तो वो बात कब तक रहेगी? और वही आपने कहा, बार काउंसिल का जो चुनाव हुआ उसमें तो ज्ञानेश कुमार की भूमिका थी नहीं, चुनाव आयोग की भूमिका थी नहीं, तो उसमें टीएमसी की प्रचंड जीत हो गई। और जो लोग टीएमसी को छोड़ के भागे हैं, उनमें भी अब सेकंड थॉट्स हो रहा होगा सायोनी घोष में और बाकी लोगों में कि भाई हमने क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं फैसला ले लिया। तो ये सब हो रहा है। और वही हाल देखिए आप अमित शाह के भी है। इसलिए अमित शाह एकदम दार्जिलिंग, चेन्नई, पूरा भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दिल्ली से भागे हुए हैं। दिल्ली से उनको भागना है, क्योंकि दिल्ली आएंगे तो फिर उनसे वही सवाल किया जाएगा। और जैसा आपने कहा, और ये बात नहीं, आज देखिए सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले मुझसे मिलने आए थे, दरोगा सिपाही लोग जो मेरे साथ काम कर चुके हैं। वो कह रहे थे कि सर हम लोग से फायरिंग करवा के, लाठी चार्ज करवा के ये लोग फिर पीछे हो जाते हैं। तो अब तो हम लोग मजिस्ट्रेट से भी कहते हैं कि कोई भी आदेश दो, लिखित आदेश दो, राइटिंग में दो, राइटिंग में दो, राइटिंग में दो, कि ठीक है अब गोली चलाओ और ये करो, सिग्नेचर करो, और उसके बाद लिखित आदेश दो, तब हम फायरिंग करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो कल आप मेरा वीडियो वायरल करके मुझे फंसा देंगे और आप तो निकल जाएंगे। तो ये पूरे देश में एक बात आ रही है, सिपाही से लेके सीनियर अफसरों में, कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चला दी जाती है बंदूक, और उसके बाद जब कुछ होता है, जब मुश्किल आती है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पर, तो वो कहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं है, ये तो मजिस्ट्रेट का काम था, ये तो डीसीपी का काम था, ये तो एसीपी का काम था। सारे काम डीसीपी एसीपी ही कर रहे हैं। तो गृह मंत्री का पद एबोलिश कर दीजिए, गृह मंत्री का पद ही एबोलिश कर दीजिए। सब तो तब हर जगह डीसीपी एसीपी एसपी पुलिस कमिश्नर तो है ही है, उन्हीं को काम करने दी। तो ये जो बात है, ये लोग भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं। और सवालों से आप कितने दिन भागेंगे, क्योंकि आपका नैरेटिव खत्म हो गया। तो ये एक बड़ी मतलब आतंक, इन लोग के लिए एक बहुत बौखलाहट और घबराहट वाली स्थिति है। अब मैं ये भी अभी कर रहा हूं कि देखिएगा कुछ दिन बाद ये फिर कैबिनेट में फिर बदल करेंगे, कैबिनेट में खुद इस तरह की मरहम पट्टी करेंगे। एक देखिए, ये भी मैंने कहा कि
आपने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया शिक्षा मंत्री से, उनकी जगह किसी ढंग के आदमी को शिक्षा मंत्री बनाना था, आपने बना दिया प्रहलाद जोशी को। नहीं, ढंग का आदमी अमिताभ जी भाई बीजेपी में है कोई क्या आपकी निगाह में? नहीं नहीं है, वो तो है ही, वो तो समस्या है ही उनकी कि उनके पास कोई आदमी ही नहीं है। वो नागनाथ को हटाएंगे तो सांपनाथ को लाएंगे, ये तो बात सही है। लेकिन आपने प्रहलाद जोशी को बनाया, जो प्रहलाद जोशी की एकमात्र पहचान है कि वो कर्नाटक के हुबली में दंगा कराते थे, ईदगाह मैदान को लेकर दंगा कराते थे, यही उनकी एकमात्र पहचान है। और अब तक देखिए आपने एनटीए को भंग नहीं किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग नहीं किया है, ये क्या चल रहा है? मान लीजिए झारखंड में कुछ हुआ, कम से कम जेपीएससी को भंग तो कर दिया गया, जिन लोगों ने गलती की थी उसको भंग तो किया गया। आप झारखंड झारखंड करते रहे, एनटीए को क्यों नहीं भंग कर रहे हैं? 2017 के पहले भी तो नीट परीक्षाएं होती थी, 2017 में आपने एनटीए का गठन किया और अब वो इतना ज्यादा बदनाम हो गई है, तो फिर आप एनटीए को भंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये, और अब उसके बाद देखिए यूजीसी नेट की परीक्षा फिर लीक कर गई, लीक कर यूजीसी गई, नेट का यूजीसी नेट का पेपर लीक कर गया है। तो ये इस देश में क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है? कोई परीक्षा, आप एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के ले पाएंगे क्या? और प्रधानमंत्री का, जी बोलिए। जी जी। अच्छा अमिताभ जी, एक मुद्दे पे आपको ले जाना चाहता हूं, मैं बड़ा विचलित हूं। देखिए, मोदी जी के दो बड़े खास लोग हैं। एक वो हैं जो सलवार सूट पहन के भागे थे। आप रामलीला ग्राउंड से, आपको पता होगा कि जब पुलिस आई थी तो वो अपना सलवार सूट, लेकिन पकड़ लिए गए थे क्योंकि बड़ी बड़ी दाढ़ी थी तो पुलिस ने पकड़ लिया था। एक तो वो पात्र हैं। अच्छा, दूसरी एक पात्र हैं जो कहती है 2014 में देश स्वतंत्र हुआ। अच्छा, अब ये देखिए, जो मैं कह रहा था कि कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया इन लोगों का, अब ये दोनों मुख्य पात्र आपस में भिड़े हुए हैं। पहले रामदेव ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि कंगना रनौत जो एमपी हैं, इनका पूरा पास रिकॉर्ड देखिए, ये किस प्रकार का इनका रिकॉर्ड था। अच्छा, उसके बाद जो कंगना रनौत का रिप्लाई आया है, वो तो और ही ज्यादा विस्मयकारी है कि आप जरा सपने मत देखिए और ये इस तरह, मतलब मैं कह भी नहीं सकता। तो अगर ऐसे ऐसे सलाहकार हो मोदी जी के, एक स्वामी रामदेव सलवार सूट वाले और एक ये कंगना रनौत। अब कंगना रनौत का स्टेटमेंट, भाई मैं तो रिस्क नहीं लूंगा, आप चाहें तो बता दें, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो तो बड़ा ही विचित्र है। इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई भी कन्या कैसे दे सकती है? तो अमिताभ जी, ये जो है सलवार सूट बनाम सलवार सूट, इस पे आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, टिप्पणी क्या है, ये तो देखिए पूरे गिरोह में भगदड़ मची हुई है, ये पूरे गिरोह में देखिए भगदड़ मची है। और पूरा दक्षिण पंथ का जो इकोसिस्टम है, जो इतने दिनों तक जो चोर चोर मौसेरे भाई थे, अब इन मौसेरे भाइयों के रिश्ते खराब होने लगे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लोग सब कल कल का सोच रहे हैं, इनको कल को लेके चिंता हो गई है। जो इन्होंने मान लिया था कि भाई मोदी राज तो अभी अनंत काल तक चलेगा और एकदम सृष्टि के अंत तक मोदी ही रहेंगे और सृष्टि के अंत तक हमारा उल्लू सीधा होता रहेगा। अचानक इनको जोड़ का झटका लगा है। अब आपने बाबा रामदेव की बात की, जिनको मैं आयुर्वेदिक नटवर लाल कहता हूं, फिर मैं स्पष्ट करता हूं कि कोई कानूनी नोटिस मुझे भेजा जाए, भाई प्रोफेसर साहब को नहीं भेजा जाए। मेरी निजी राय है कि बाबा रामदेव आयुर्वेदिक नटवर लाल है। उन्होंने आयुर्वेद के नाम पर जितनी ठगी की है इस देश में किसी ने नहीं की। उन्होंने कोरोना के समय कोरोनिल दवा दे दी, लॉन्च कर दी, कहा कि इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता है। बाद में WHO का बयान आया कि हमने ऐसी किसी दवा को मान्यता नहीं दी है। ये जब अपनी शरबत बनाते हैं तो उसके लिए ये रूह अफजा को शरबत जिहाद कहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करते हैं। इनके जो गुरु थे बाबा शंकर देव, कई साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले, आज तक नहीं लौटे हैं। उनका मॉर्निंग वॉक अंतहीन हो गया है। तो ये जो बाबा रामदेव के, पतंजलि के जितने उत्पाद हैं, घी से लेके शहद तक, सब बहुत ही घटिया इसके होते हैं। अब रामदेव कह रहे हैं कि भाई, ये कहते थे वही रामदेव जो कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, है ना। कहते हैं कि चारों ओर घोटाले हो रहे हैं, मुझे फिर आंदोलन करना पड़ेगा। मतलब ये जनजी के साथ आ रहे हैं, है ना। और कंगना रनौत पर इन्होंने टिप्पणी कर दी। कंगना रनौत कहती है कि आप मेरी जवानी के बारे में नहीं सोचिए, मेरी बेडरूम में नहीं झांकिए। मतलब काम, ये तो मतलब कमाल हो गया। मैंने रामदेव जो, अब बताइए, ये तो बड़ा बेइज्जती हो गई। ये तो दो मुखिया आपस में भिड़ गए आपस में।
वही बात है। देखिए, ये तो फिर रामदेव खुद को विश्वामित्र के रूप में देख रहे होंगे, कंगना रनौत खुद को मेनका के रूप में देख रही होगी कि कौन किसकी तपस्या भंग कर देगा। ये मतलब प्रहसन हो गया है, ये बिल्कुल एक प्रहसन है, विशुद्ध प्रहसन है। और प्रहसन में ऐसी ही ऐसी चीजें आएंगी। बहुत सारे लोग अभी आपको पाला बदलते दिखाई देंगे, बहुत लोगों का आत्मनिरीक्षण होगा, बहुत लोग डूबते जहाज से चूहे कूद कूद के भागने लगते हैं, बहुत लोग। अब बताइए, मैडम किरण बेदी है, मेरी सीनियर कलीग हैं, मेरी भी 2-3 बार मुलाकात हुई, बाद में मैं उनसे बहुत निराश हुआ जब वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए तड़ी पार के पीछे घूमने लगी। अब मैडम किरण बेदी कहती है कि भाजपा से चुनाव लड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब उनको जो अपने भूल का एहसास हुआ है, उसकी टाइमिंग आप देख लीजिए। जब टाइमिंग ये भूल का एहसास हुआ है, जब उन्होंने देखा है कि पूरी फिजा बदल रही है, पूरा मौसम बदल रहा है, तब आपको एहसास हुआ कि ये सबसे बड़ी गलती थी। नहीं तो अच्छा आप तो मिताली जी, लॉबिंग करके। एक चीज जी और जी बताइए। आपने जी। देखा होगा राजनाथ सिंह बिल्कुल चुप बैठे हैं, चुप है। नितिन गडकरी बिल्कुल चुप बैठे हैं, कोई बड़ा मंत्री चुप है। बोल नहीं रहा है। केवल एक मंत्री सारा बोझ संभाले हुए है, किरण रिजिजू। भाई वो तो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनका इन सब चीजों से क्या लेना देना। ना अमित शाह प्रकट हो रहे हैं, ना मोदी जी प्रकट हो रहे हैं, और कोई बड़ा मंत्री उनके मदद के लिए नहीं आ रहा। केवल किरण रिजिजू, उनका क्षेत्र आप जानते ही हैं कि वहां पे क्या तूफान मचा हुआ है। तो किरण, इसका मतलब यह है कि क्या इनकी नाव डूब रही है क्या? नहीं नहीं, डूब तो रही ही है। देखिए, अब गडकरी की आपने चर्चा की, तो गडकरी के इथेनॉल की वजह से तो चीनी का दाम बढ़ने लगा। ये भी दर्शकों को पता ही होगा। जब आप गन्ना के सारे रस का इथेनॉल बना देंगे तो फिर चीनी किससे बनेगी? अब इसलिए गडकरी भले चुप हो, लेकिन वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। उनको लग रहा है कि हो सकता है मोदी जी की कुर्सी, गडकरी की बदनामी हो गई है इथेनॉल को लेके। अब तो जितना मुन्नी बदनाम नहीं हुई थी, उससे ज्यादा गडकरी बदनाम हो गए हैं। तो इसलिए इनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं है। लेकिन तब भी जैसे आडवाणी जी पिछले 50 सालों से भावी प्रधानमंत्री हैं, तो गडकरी जी भी सोच रहे होंगे कि मैं भी बन जाऊंगा। राजनाथ सिंह तो भाई दुनिया में अवतरण ही उनका हुआ है कड़ी निंदा करने के लिए। अब कड़ी निंदा वो किस चीज की करेंगे, है ना? वो खुद, उनका मनोबल टूटा हुआ है। गलवान घाटी भी चीन के कब्जे में है, अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ हो रही है। आप नींबू मिर्च लेके घूम रहे हैं। आपने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद नहीं हुआ, और आप कहते हैं बाद में कि 6 लोग शहीद हो गए। तो ये लोग सीनियर मिनिस्टर हैं, अब ये चुप हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, या सख्ते में हैं, आप नहीं कर सकते। अब किरेन रिजिजू तो एक अद्भुत प्राणी है, वो तो लाइट वेट आदमी है। लाइट वेट आदमी, उनका तो कोई ऐसा जनाधार नहीं है। वो तो अपना मोदी की कृपा से बन गए हैं मिनिस्टर। और नहीं तो अरुणाचल प्रदेश का एक बुद्धिस्ट, एक बौद्ध व्यक्ति कैबिनेट में, वो तो अपना मोदी के सौजन्य से बने हैं। अब बोल रहे हैं तो उनको अपना मोदी ने आगे कहा किया होगा। लेकिन वो भी देखिएगा, आप अरुणाचल प्रदेश पर कुछ नहीं बोलते। किरेन रिजिजू भी अरुणाचल प्रदेश पर कुछ नहीं बोलते। अरुणाचल प्रदेश में कहां कहां चीन ने घुसपैठ की है और उनका अपना ननिहाल सुरक्षित है कि नहीं, इस पर कुछ नहीं बोलते। तो ये एक अजीब स्थिति है। चीनी महंगी हो गई तो बोले कि मैं चीनी नहीं खाती हूँ, वो एक अलग ही, अच्छा है अमिता ना? जी, एक क्या? चीज और बताइए, एक चीज और जी बताइए। जी जैसे जी एक जी कहावत होती है ना, थूक के चाटना। कहना नहीं चाह जी रहा था, लेकिन क्योंकि संदर्भ बन रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर किसी की जी भावना को ठेस पहुंचे तो माफी मांग लेता हूं। देखिए, जी आपने देखा प्रयागराज के अंदर इन्होंने क्या किया, कोटा के अंदर क्या किया, देहरादून के अंदर क्या किया। मैंने हर जगह व्यवधान पैदा करने की कोशिश की। फिर अब पुणे के अंदर जैसे 22 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, संवाद उन्हीं से करेंगे। वहां भी इन्होंने ये रिपीट किया। वहां भी कहा साहब ये कर्फ्यू लगा देंगे 4 से ज्यादा। अच्छा, उसके बाद उसको रिलैक्स कर दे। तो आप तो पुलिस अधिकारी रहे, जब आप लोग आदेश देते रहे होंगे तो ये नहीं सोचते होंगे आप 4-5 बार आदेश देके अगर विड्रॉ करेंगे तो हमारी भज बटेगी। इनको क्या अपनी शर्म नहीं है कि हर जगह पहले वो लगा देते हैं। कहीं कोटा में इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑर्डर दे दिया, फिर इलाहाबाद के अंदर सीवर का पानी डाल दिया, फिर पहले परमिशन नहीं दी, बाद में परमिशन दे दी, देहरादून में परेड ग्राउंड से बन्नू स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, फिर पुणे के अंदर आपने परमिशन नहीं दी लेकिन बाद में परमिशन दे दी। ये कैसे होता है? इसकी क्या मानसिक स्थिति क्या होती है? मानसिक स्थिति क्या है, ये तो दिखाता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है।
सरकार बिल्कुल घबरा घबरा अपने आपने प्रयागराज की बात की, इलाहाबाद की बात की, वहां जो कोई केपी पाठशाला करके जो है, वहां इन्होंने पहले राहुल गांधी की अनुमति नहीं दी थी, जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम की, फिर वहां इनको इनकी बहुत फजीयत हुई कि ये क्या वो है, फिर उसको इन्होंने दिया। फिर देखिए, ये पहली बार हुआ है क्या आपने तीन तीन कृषि कानून बनाए, तीन कृषि कानून बनाए, उसका इतना विरोध हुआ, 13 महीने किसान आंदोलन चला, 700 किसान शहीद हो गए, और तब प्रधानमंत्री जी टीवी पर आके कहते हैं कि मेरी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई, मैं किसान भाइयों को इसके फायदे नहीं समझा सका, और इसलिए तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। अब क्या मजाक है, दोनों संसद से कानून पास हुए थे, राष्ट्रपति के दस्तखत हुए थे, आपको वापस लेना पड़ा, है ना। आप ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, एक बार ट्रंप का फोन आ जाता है, ट्रंप की फटकार आ जाती है, आप युद्ध विराम कर देते हैं। अब आप बोल रहे हैं 22 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, मेनली छात्राओं से उनका संवाद होता, इन्होंने उसके पहले धारा 163 लगा दी, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, अब धारा 163 कहते हैं, कि भाई 5 या उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, एक तरह का बोलचाल में जिसको कर्फ्यू कहते हैं। अब उसमें फिर हंगामा हुआ तो फिर आप वापस खींच रहे हैं। ये तो वही जो एक एक तुगलक वाली बात थी, जो दिल्ली का सुल्तान था, कि उसने कहा कि दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल होगा, फिर पूरी दिल्ली को ले गया दौलताबाद, फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, नहीं नहीं, दिल्ली ही ठीक थी। तो वो जो इतिहास में एक तुगलकी फरमान, एक फ्रेज बन गया है, तो वही वही हाल हो गया है, ये ऊपर से नीचे हो गया।